that growth, employment and redistribution. क्या है लो इनकम ट्रैप सर? लो इनकम ट्रैप, एक तो इनकम लो है, वो भी अपन बात करने जा लो इनकम जॉब. दिस इज सर, दिस इज योर लो इनकम ट्रैप साइकिल. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने टर्म दिया हुआ है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन. ये जो स्टेट्स हैं अपने, the youth bulge is being seen in these states become the state policy. So we are left with less capital, and again this will rise to this issue. And Hello friends, I am your coach and mentor Pragesh Prashun, founder of Pragesh IAS. मैंने खुद यूपीएससी मेंस 5 बार दिया हुआ. ऑल्सो appeared for interviews, and before that I was working with GST inspector. I have worked with some of the top 8 tech companies like an Academy and Felixwala at top executive positions, and I have taught at Subraranjan IAS Patna Center. So I have very enriched experience, and I wanted to share my wisdom. जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि आगे. so next topic, small topic, employment. This we again going to see in the larger picture. So larger picture was that we adopted a strategy where that growth, employment and redistribution, all those social security net wala part comes here. So and this employment we covered very important section, that is SHG. True. And in SHG we saw how SHGs can emerge as institutions of poor. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि skills, why skills are important at both national as well as individual level. मतलब we saw it as a micro perspective as well as macro perspective. So taking up the topic of employment, employment का जो भी डेफिनेशन वगैरह है वो एग्जाम तुमको डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. एम्प्लॉयमेंट में मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको मेंशन करना है. कुछ कुछ टर्म्स हम देखेंगे, उस पहले टर्म्स को डेटा को आप पहले बिठा लो. व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? एक्चुअली इट्स टोटल एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन. ये हाँ, ये दोनों विलिंग टू वर्क, जो काम ही नहीं करना चाहता, दैट इज नॉट काउंटेड इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है. तो टोटल पॉपुलेशन, तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का अगर 58.4% है, इसका मतलब ये हुआ, चलो राउंड फिगर में ले लेते हैं कि इंडिया में 100 में से 100 कौन से लोग जो 14 साल से ऊपर के हैं और 64 साल से नीचे के हैं. इस वाले पॉपुलेशन ब्रैकेट में से 58% लोग काम करना चाहते हैं, मतलब 42% लोग काम नहीं करना चाहते. माइट बी वेरियस रीजन. ठीक है, उनके लाइक सुटेबल जॉब नहीं मिल रहा है, सो विथड्रू फ्रॉम लेबर फोर्स से. लाइक सपोज समवन इज देयर हु वांटेड टू वर्क एज डेटा एनालिस्ट, बट पॉइंट हियर इज डेटा एनालिस्ट की जॉब ही नहीं है, तो वो उसको ऑफर मिल रहा है सब डेटा एंट्री का जॉब करेंगे, लगना यार ये नहीं करेंगे हम. maybe this 42% are out of labor force, maybe women, various issues associated. When you will see the male number, then you will realize कि labor force participation rate for male is very high and the female is low. तो दोनों का एवरेज के कारण ये 58% जो लो गिरा. सपोज 75 to 80% मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, चूंकि फीमेल का कम है, सो एवरेज कम हो गया. सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट कि ये 42% जो पॉपुलेशन है, दोज हु आर इन दिस एज ब्रैकेट, ये ध्यान रखने वाली बात है, उसमें से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं. कुछ लोग इसमें कामचोर भी होंगे, नो डाउट. ठीक है. सो एग्जैक्टली फर्स्ट थिंग हमारा ये कॉन्सेप्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है अपना वर्कर पॉपुलेशन रेट.
ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितने वर्किंग पॉपुलेशन, अब यहां पे ना ये अनएम्प्लॉयड वाला हट जाएगा, ठीक है, और ये आपका आएगा टोटल वर्किंग एम्प्लॉयड वर्सेस टोटल पॉपुलेशन। सो एक चीज यहां पे देखो, अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात करें, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेशन तो दो ही, टोटल पीपल वर्किंग, टोटल पीपल विलिंग टू वर्क डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसको दिखा दो ऐसे करके, टोटल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, दिस इज एलपीआर। अब यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फॉर इंडिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 58.54 एज पर 58% रखो ज्यादा सही रहेगा, एज फॉर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके हिसाब से इतना है इन द ईयर 2021-22। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले एनएसएसओ का डेटा आया था 74 एनएसएसओ का डेटा, और डेटा लीक हुआ था, डेटा एक्चुअली गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया, तो डेटा कहीं से लीक हुआ था, उसमें दिखाया गया, उसमें ये पाया गया था ये कम है। सो रिसेंट टाइम में या देयर आर सम मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज बीइंग डन, ठीक है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम एग्जाम में जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स अभी यही है डेटा का, दिस डेटा इज बीइंग कोटेड एवरीवेयर, इधर इन बिहार इकोनॉमिक सर्वे और सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो ओवरऑल अपने क्या है यहाँ पे, क्या ओवरऑल 58% इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेकिन जैसे ही बिहार की बात आती है इट इज ओनली 42%, एंड बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लोवेस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स। तो ये हमें सोचने मजबूर करता है कि यार इतना ज्यादा गैप कैसे नेशनल एवरेज से, वी आर 16 पॉइंट्स लोअर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है। और उसके बाद जब बात चलती है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, एक्चुअली में पहले जब मैं पढ़ा करता था उसको 23-24% हुआ करता था, दैट टाइम आई थिंक एनएसएसओ का डेटा हुआ करता था, राइट नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग इज 35% एज पर पीएलएफ डेट, ये इसकी बेसिस पे, तो नेशनल इज 35%, बट फॉर बिहार इट इज 10.9%। चलो उसको 11 मान लो, 11% है, इट्स ओनली 11% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन बिहार। मैं बिहार वाले को दूसरे कलर से बना देता हूँ, बिहार ओनली 11%। सो अगर बिहार को अपने जीडीपी के ग्रोथ रेट के साथ में, बिहार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, द सेम फेनोमेना which our national country has faced, that growth is not inclusive, सेम फेनोमेना इज बीइंग फेस्ड बिहार ना। इनफैक्ट बिहार जो बिहार अभी देखो तो बिहार इज इंडिया 10-20 years बैक, तो बिहार में जो चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम नेशनल लेवल पे कि क्या क्या गलतियां वहां हुई हैं, दैट हैज टू बी वर्क। क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सो लो? इसके बाद जो सबसे अगला स्टेट है जिसका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, हरियाणा, इससे तो फार बेहतर है बिहार से, इट इज अराउंड 22%, जबकि हरियाणा इज नॉट ए वेरी मच फैमिली इगलिटेरियन सोसाइटी, बट स्टिल इट इज बेटर देन बिहार। एंड यू वोंट बिलीव कि अगर तुम वर्ल्ड के सबसे टॉप, सबसे बॉटम में जो लोग कंट्रीज हैं जहां पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, तो सबसे लास्ट में आता है सर येमेन, इट इज ओनली 6.2%, अप्रॉक्स 6%। उसके बाद आपका आता है इराक 11.5%। सो these are the country which are politically unstable, at the same time these are the countries which are governed by the religious law, and इसके जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट हमारा बिहार का मैच कर रहा है। सो इट्स अनडिक्लेयर्ड कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो whenever we are writing any essay, women, social justice, anything, that we have to mention this, female labor force participation rate of Bihar is just 11% compared to 35% of India, and in comparison to Haryana, it's only Haryana is far ahead of Bihar. The second, bottom second state, Haryana, 22%. And globally, when comparing, Bihar compares with the bottom state, bottom countries like Yemen and Iraq.
मैंने तालिबान का डेटा खोजने की कोशिश करा, वैसा नहीं मिल पाया ऑथेंटिक डेटा, नहीं तो आई थिंक कहीं ना कहीं अफगान का भी बिहार से ज्यादा ना होगा। सो वन कंसर्न इज हियर। सेकंड कंसर्न, अच्छा हाँ, हाईएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यू विल सी इट इन छत्तीसगढ़, इट इज 58%। सेकंड, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना both combined, मतलब both equally 50%. Can we have an explanation why Chhattisgarh is having 58% of female labor force participation rate? So it shows here, it shows that female labor force participation rate problem in Bihar is not only about of nature of economy. If we compare nature of economy both Chhattisgarh and Bihar, both rural based and forest based, rural based economy, but major difference comes in the form of community, tribal community. Tribal community favors egalitarianism, less hierarchy, primitive communism type society. So in such society, you will see women is equally, not equally, at least they are not hampered by any physical disability by not allowing them to participate in economic activity as seen in Bihar. And second factor would be tribal. And for tribal, the best source of economy is forest. And Chhattisgarh is having one of the highest percentage of forest in India. So these two factors will, so you can quote this in example. Ki, although nature of economy impacts, if someone says yeah, female labor force participation rate will enhance once we will become a knowledge based economy, once we will reach a level where innovation, technology, everything will derive growth, that time maybe female labor force participation rate will improve, but not, this is not true. You can quote the example of Chhattisgarh. In fact, Andhra Pradesh, Telangana, you will see the kind of pattern is also seen there. So this is the first, we saw labor force participation rate. Second is worker population ratio. And worker population ratio for India, it is 55%, 55 to 56%. Okay. And for Bihar, again, it is 40%. Third is dependency ratio. Dependency ratio is the section of people who are out of labor force and who falls in the age group of divided by working population. ठीक है, सो दिस इज योर डिपेंडेंसी रेशियो, गॉट इट। अब डिपेंडेंसी रेशियो किस बात को दर्शाता है कि आप समझो आपके वर्किंग पॉपुलेशन पे कितने लोग डिपेंडेंट है। तो ये सबसे पहले किस बात को दर्शाता है कि इंट्रा हाउस होल्ड जो रिसोर्स का कंजम्पशन होगा वो कैसे होगा। इंटर हाउस होल्ड, चलो मान के चलो घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, ठीक है, और ये वाली पॉपुलेशन 8 है, ठीक। सो व्हाट विल बी द डिपेंडेंसी रेशियो, इट विल बी 200%, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो इज 200%। बिसाइड्स टोटल लोग कितने हो गए घर में 12, चूंकि कमा के आ रहा है घर में 400 रुपया, तो सबके इसके हिसाब से कहीं ना कहीं खर्च, जो एल्डर लोग हैं उनके खर्च में, उनके हेल्थ वगैरह में जाएगा पैसा, जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन, बाकी बेसिक नीड्स वगैरह फुलफिल करने में। सो अगर डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, सो व्हाट विल हैपन, दिस ए मेजर सोर्स इज गोइंग जस्ट टू मेंटेनेंस एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर पे। रस्ट एक सेविंग जो इकोनॉमी में होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, सो डिपेंडेंसी रेशियो
इज हाई डिपेंडेंसी रेशियो ऑलवेज इंट्रा हाउस होल्ड रिसोर्सेज को थिन स्प्रेड करता है। एक वर्ड लिखो, एक वर्ड है थिन स्प्रेड, रिसोर्सेज को थिन स्प्रेड करना। गॉट इट। लेकिन अभी ये इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसमें एक बहुत बड़ा झोल करती है। वो एक चीज दिखाते नहीं है, वो भी मैं दिखाने जा रहा हूं, काला सच। पहले ये डेटा बात कर लेते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है। अर्बन रूरल ओवरऑल, ठीक है। बिहार में अर्बन डिपेंडेंसी रेशियो इज 48.3%, रूरल 60%, ओवरऑल 58%। वेयर इंडिया की बात करें, इट इज 38%। पॉइंट हटा तो ज्यादा अच्छा रहेगा यार। दिस इज 47% एंड ओवरऑल 44%। अगेन बिहार में क्या प्रॉब्लम है, अगेन ये डिपेंडेंसी से ज्यादा है। इसके दो कारण हो सकते हैं, दो कारण क्या हो सकते हैं, बहुत ही सतही लेवल पे। क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो में अगर हम प्रॉपर एज ब्रैकेट ऐसे निकालें तो ये एज ब्रैकेट छोड़ दो, इसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं, या तो अपने पास यंग पॉपुलेशन है दैट इज वेरी हाई, ये वाला तो भी हम नहीं, इस वाले एज पे हम नहीं पहुंचे हैं, हमारा भी ओल्ड एज पॉपुलेशन इज, सो इंडिया, बिहार इज वेरी यंग स्टेट। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा, जो नीचे वाला प्रोपोर्शन है दैट इज लो, ये हाई होगा तो या तो डिनोमिनेटर हाई हो जाए या ये न्यूमरेटर कम हो जाए। तो जैसे जैसे शिफ्ट होगा इस तरफ अपने, ठीक है, तो ये वाला प्रोपोर्शन बढ़ेगा, ये वाला कम होगा, तो चांसेस हैं कि आगे जाके ये कम हो। बट इसके बाद इस बट को रुको, यहीं पे मैं बट बताता हूँ, ठीक है। पहले ये समझ गए डिपेंडेंसी रेशियो, और डिपेंडेंसी रेशियो का बहुत बड़ा रोल क्या होता है। तो ये अपन ने देखा कि डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पे 58% और यहाँ 44% है। सो बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पे ये आता है डिपेंडेंसी रेशियो का, कि जो सर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दिस विल नॉट लास्ट फॉर एवर। एक विंडो है, एक टाइम के बाद आपका जो यूथ बल्ज है, वर्ड नोट करो, यूथ बल्ज, दैट यूथ बल्ज विल डिक्लाइन। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसका ट्विन बेनिफिट होता है। ट्विन बेनिफिट क्या होता है, एक तो सर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है और यंग है, ठीक है। दूसरा आपका ये जो चीजें हैं ये कम है, तो आपको जितना ज्यादा आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन है जो इस एज ब्रैकेट पे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। तो जितना ज्यादा इस पीरियड में अपनी इकोनॉमी को तुम स्ट्रांग बना सकते हो बना लो, क्योंकि ये पॉपुलेशन इनवेटेबल है, ये आगे शिफ्ट होगा विद टाइम। यू विल सी दिस कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, हमारा क्या होगा, इनफैक्ट बिहार का वन ऑफ द सेकंड वर्स्ट है टीएफआर बट हिसाब से। सो अभी क्या हो रहा है कि बिहार में जो ये टीएफआर है, टीएफआर विल स्लोली डिक्लाइन। तो जो, और इंडिया का तो बहुत अच्छे लेवल पर बात चुका है टीएफआर। सो व्हाट विल हैपन, दिस पॉपुलेशन इज इनएविटेबल टू शिफ्ट, ये वाला ये पॉपुलेशन इस जोन में शिफ्ट होगा। तो ये तो सर आना ही आना है फेज। इस फेज में जाने के बाद आपकी जो डिपेंडेंसी रेशियो होगी वो बढ़ना है, और ये, और इनको जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है दैट विल रीच मोर देन 30% बाय द ईयर 2060-70। सो ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड अगर हमने सही से यूटिलाइज नहीं किया, इस पीरियड में अगर हमने क्वेश्चन तैयार नहीं किया, सो व्हाट इज गोइंग टू, हम लोग को डबल मार्क पड़ने वाली आगे जाके। वी विल हैव प्रॉब्लम ऑन टू फ्रंट्स। फर्स्ट, एक तो अपना लेबर फोर्स श्रिंक होगा, और दूसरा अपने डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने वाली है। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो है सर, इस विंडो को सही से यूटिलाइज कर लीजिए। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जापान वगैरह, दे यूटिलाइज वेरी वेल, सो दे हैव नाउ वेरी वेल क्वेश्चन, उनके एजिंग ए पॉपुलेशन के लिए वेरी वेल केयर मैकेनिज्म है। दैट इज अ चैलेंज फॉर इंडिया, स्पेशली इन कंट्री स्टेट लाइक बिहार। वी विल सी इट विल बिकम अ बिगर चैलेंज। और इससे भी जो बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वी सॉ डिपेंडेंसी रेशियो, we saw dependency ratio in India and Bihar का हमने डेटा देखा, it is somewhere around 58%,
बिहार की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है 44%। एक बार फिर से अपन देखते हैं डिपेंडेंसी रेशियो के डेफिनेशन को। डिपेंडेंसी रेशियो का डेफिनेशन कहता है, डिपेंडेंसी रेशियो का डेफिनेशन कहता है 0 से 14 ब्रैकेट वाला प्लस 64 से ऊपर वाला डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन। गॉट इट? तो अपन ये बताओ कि जब अपन ने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था तो वी सॉ कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इनफैक्ट जो बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो ये तो वही लोग हैं ना, ये जो 42% लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस ग्रुप में फॉल कर रहे होंगे 15 to 64। अग्री? तो इस वाले एज ग्रुप में 42% लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, उसमें से भी सिर्फ 40% जो लोग हैं वो काम कर रहा है। तो इसका जो 60% बचा हुआ है यार, वो भी तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा ना। जैसे मान लो मैं अपने घर में हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा, बट आई एम फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। इनफैक्ट मेनी ऑफ यू विल बी फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। आर यू नॉट डिपेंडेंट? और जो जो लोग यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट। सो अगर मैं बिहार की बात करूं, चलो 60% में मान लेता हूं कि 60% में 60% का 60% 60 टोटल। सो इस डिपेंडेंसी वाले में ये वाले भी तो लोग आने चाहिए ना, लेफ्ट आउट, जो एलएफआर के पार्ट नहीं है। समझ रहे बात को? किसी को डाउट हो तो बोलो, कैन काउंटर मी। फिर से देखो, जो अपना डेटा वगैरह सब बताता है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, वो लोग कहता है कि सर डिपेंडेंसी रेशियो हम ऐसे निकालते हैं। उसके लिए वो लोग फॉर्मूला देता है कि 0 से 14 वाला एज ग्रुप का पॉपुलेशन और 64 से ऊपर वाला, उसको वो उसका वर्किंग पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में क्या रेशियो है। अगर 40 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और 32 लोग उस पर डिपेंडेंट है, मतलब इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, तो वी विल से डिपेंडेंसी रेशियो इज 80%। समझ रहे बात को? डिपेंडेंसी रेशियो इज 80%। लेकिन हमने सिर्फ जो अपना एज ग्रुप को काउंट कर रहे हैं, अपना एज ग्रुप जो काउंट कर रहे हैं वो हम सिर्फ इस वाले एज ग्रुप को काउंट कर रहे हैं। ये 14, ये 64, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये वाला जो एज ग्रुप था, हमने देखा इस वाले एज ग्रुप में सिर्फ 40% की पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग है। इस वाले एज ग्रुप में जो रिमेनिंग 60% है वो क्या कर रहे हैं यार? वो भी तो जिंदा है ना, कहीं से ना कहीं से लाइफ चला रहा होगा, कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम तो होगा ना, जो उनको सर्वाइव करने के लिए फैमिली का सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं से होगा। दिस पॉपुलेशन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन समवेयर ना। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वर्किंग पॉपुलेशन में जो 60% लोग नहीं है, उनको क्यों काउंट नहीं कर रहे हो? सो वंस इफ यू काउंट दिस पॉपुलेशन इन 0 to 14 प्लस 15 to 64 का टोटल पॉपुलेशन माइनस जो वर्किंग है ये, और प्लस 64 अबव डिवाइडेड बाई वर्किंग पॉपुलेशन, जस्ट इमेजिन दिस डेटा विल क्रॉस 200%, अप्रॉक्स 200% पे चला जाएगा। सो अगर आपको इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, इनसे तो काम नहीं करा सकते सर, इनको रेस्ट की जरूरत है। लेकिन ये जो 60% लोग एक्स्ट्रा बर्डन बन के आप पे बैठे हुए हैं वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर में, इनको एम्प्लॉय करो ना। सो वी नीड सम मैकेनिज्म ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह शो करता है वो अनएम्प्लॉयमेंट चिल्लाते रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट 5% है, 6% है, 3%, 2%, ठीक है, बट दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। दिस रियल प्रॉब्लम इज एलएफपीआर। अब जितना बड़ा लेबर फोर्स होगा ना, तो हमें एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो मिल पाएगा। मान लो 100 में से 100 अपना वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन कह रहा हूँ तो 15 से 64 के बीच में, इसमें से 70 लोग काम करने के लिए चाह रहे, विलिंग है,
उसमें से सिर्फ 85 जॉब कर पा रहे, तो पता चलेगा ये जो 20 लोग है ना, 20% इज आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट. वी हैव टू सी कि व्हाई आवर LFPR इज लो. इसके सारे फैक्टर्स को वी हैव टू बाइसेक्ट. पैट्रियार्की, विमेन वाले इशू कह सकते हो, कहीं पे कह सकते हो कि मैच नहीं है, एक्सपेक्टेशन का मैच नहीं है, स्किल्स नहीं है. ठीक है. सो इस मेजर चैलेंज इज नॉट योर अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा चैलेंज है योर LFPR. और LFPR को बढ़ाओ, कैसे बढ़ाना है, वी विल डिस्कस दोस्त स्ट्रेटजी भी. ठीक है. बट वंस यू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट ना थ्रू दिस डेटा, तो चमकेगा एग्जामिनर को भी और लोगों को भी. क्योंकि ये कहीं ना इकोनॉमिक सर्वे बताता है, ना बिहार वाला बताएगा, ना न्यूज़पेपर बताता है. सब अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करते रहते हैं. डिपेंडेंसी रेशियो हमारे एग्जैक्टली बिहार में इतना हाई है यार, एक अकेला आदमी बेचारा परेशान हो जाता है कमाते कमाते. और खास करके क्यों इंडिया में, बिहार में अर्बनाइजेशन रेट बहुत स्लो. अर्बनाइजेशन के लिए वी नीड परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी तब ना वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करेगा. जब बेचारा डिपेंडेंसी रेशियो इतना हाई है, एक बंदा अगर कमा के लेके आ भी रहा है, इंटर हाउस होल्ड कंजम्पशन इतना हाई है कि सारा का सारा कंजम्पशन खत्म हो जा रहा है. यार बेचारा सेविंग के लिए सोच ही नहीं पाएगा ना. तो जब सेविंग की सोच ही नहीं पाएगा तो यू विल सी एक इनकम, लो इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है. क्या है लो इनकम ट्रैप सर? लो इनकम ट्रैप, एक तो इनकम लो है, वो भी अपन बात करने जा रहे हैं आगे. उसके बाद डिपेंडेंसी रेशियो हाई है, तो क्या हो रहा है, इंटर हाउस होल्ड कंजम्पशन इज वेरी हाई. इंटर हाउस होल्ड कंजम्पशन वेरी हाई होगा तो क्या होगा, नथिंग लेफ्ट फॉर सेविंग, एसेट बिल्डिंग, कैपिटल फॉर्मेशन. ये नहीं है. अगेन लो वैल्यू जॉब, लो इनकम जॉब, दिस इज योर लो इनकम ट्रैप साइकिल. आप निकल ही नहीं पाओगे इस चीज से. ठीक. नेक्स्ट, ये अपन ने ये सारा चीज देखा. अब जो कि जो अपने एम्प्लॉयड है, थोड़ा उनका उनका कुंडली निकालते हैं. सबसे जो बड़ी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. एक ऑन अकाउंट वर्कर, मतलब उनका खुद के नाम पे बिजनेस है. बिजनेस क्या क्या होगा, खुद के नाम, खेती बाड़ी, जो कुछ भी कर रहा है. ठीक. या फिर हाउस होल्ड हेल्पर के रूप में, मतलब पापा का छोटा सा किराना का दुकान है, ठीक है, उस पर कभी कभी जाके अभी बैठ जा रहे हैं. तो दिस टू टाइप्स ऑफ मेजॉरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है. अब जो ऑन अकाउंट वर्कर है, ये डेटा अगर आप मेल का सर चेक करोगे, इट इज 57%. मतलब जो मेल है, मेजॉरिटी सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड है, और जो भी काम कर रहे हैं वो उनके नाम पे है. एंड जो हाउस होल्ड है, दैट इज ओनली 6%. एंड दिस क्यूमुलेटिवली मेकिंग 63%. 60% जो पॉपुलेशन है मेल, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है. एंड मेजॉरिटी मतलब मोर देन 90%, 63% का मोर देन 90% ओवर, ये उसका 57 प्लस 6, 63. तो मेजॉरिटी का बिजनेस अपने नाम पे है. बिजनेस का जो भी काम कर रहे हैं, जस्ट मुंह से वाला बिजनेस निकल रहा है, डोंट टेक इट बिजनेस. ठीक है. लेकिन यही चीज अगर हम फीमेल की बात करें, इट्स ओनली 29%. मतलब उनके अपने नाम से काम का शेयर बहुत कम. सोच
प्रॉपर्टी राइट, उनके नाम पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, लैंड टाइटल उनके नाम पे नहीं है। ठीक है, और जैसे अपन फीमेल के बारे में बात करेंगे, हाउस होल्ड हेल्पर में दिस रेशियो विच वॉज फॉर द 6% फॉर मेल jumps more than 7 times, almost 7 times, which is to 40%. They work as a house helper. So यहाँ पे उनके पास एजेंसी नहीं है। दे ये हस्बैंड ने बोला भाई तू देख ले सामान, हम आते हैं कुछ काम करके, चलो ठीक है। But ultimately, she doesn't have control. It shows what? Again, it shows ownership disparity. Again, we will see the casual labor. Casual labor समझ में आ रहा है ना, which is working, मतलब दिहाड़ी वाले मजदूर। When we will see casual labor, it is in Bihar 29.3%, 29%. और फीमेल इट इज 24%। चलो एक्चुअली इंडिया का भी बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा मोरा वी आर गोइंग टू क्लोज। बट जो रियल चैलेंज वो है, दिस इज द सबसे सेफ जॉब है, रेगुलर वेज सैलरी, बिकॉज मोर और लेस ये ऐसे रेगुलर वेज सैलरी वाले जॉब मोस्टली यू विल सी इन फॉर्मलाइज्ड सेक्टर, and in this kind of job majority is having three things: job security, income security, and social security. So once we are coming to this parameter, we are seeing just 7.7%, चलो 7.5 याद कर लो, 7.5% of population, ठीक है, is regular wage salary, whereas in India it is 23.2%. So it shows the regressive nature of economy. फर्स्ट पॉइंट ये बिहार की इकोनॉमी का। दूसरा सबसे बड़ी पॉइंट सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट है। सर इट्स नॉट कि इन्होंने स्टार्टअप खोल रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने टर्म दिया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यू आर रनिंग अ बिजनेस, चलो स्मॉल आपने ढाबा खोल रखा या फिर आप खेती बाड़ी ही कर रहे हो, अब एक बहुत स्मॉल फार्मर हो, सो व्हाट यू विल डू, यू विल आल्सो डू द वर्क, आप भी अपने खेत पे उतना ही काम कर रहे हो जितना आपने कोई कैजुअल लेबर को हायर करवाया है, बट जिसकी कैजुअल लेबर को आपको तो पेमेंट करना है, तो यू विल मेक पेमेंट टू हिम, और आपके पास अगर अल्टीमेटली कुछ नहीं बचता है तो अल्टीमेटली लॉस तो आपको होना है। तो मोस्ट ऑफ द केस जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज ना तो आपको कैजुअल लेबर के टाइप से कुछ सोर्स ऑफ इनकम फिक्स्ड है, ये तो कुछ दिन महीने में हफ्ते में कुछ ना कुछ हो जाता है, ये तो बेस्ट है, और ये सबसे बेकार है। मेजॉरिटी इसमें क्या है, देयर सेल्फ एक्सप्लॉइटेड, जो विमेन है उनका तो और भी बुरा हाल है, सेल्फ एम्प्लॉयड में सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ हस्बैंड एक्सप्लॉइटेशन भी है। So as economy progresses, you will see a transition from here to here, slowly. Once 7.5% का जो अपना ओवरऑल रेट है फॉर फीमेल एंड मेल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट व्हेन यू विल कंपेयर द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब फीमेल लेबर फोर्स का जो शेयर है इन रेगुलर वेज और सैलरी में केरला में, यू विल बी शॉक्ड, इट्स 46%, मतलब 46% women working in Kerala in this category. Of course यहाँ पे बहुत कम हो गया होगा उनका। सो ओवरऑल इस जो हमने सारे डिस्कशन किया, दैट शोज कि अभी बिहार की इकोनॉमी नेशनल इकोनॉमी से बहुत पीछे है, जो टॉप स्टेट्स हैं दे आर फार अहेड ऑफ बिहार, एंड द बिगेस्ट रीजन बिहार इज ट्रैप्ड
जो अपन ने बात की थी, दिस इज वन ऑफ द रीजन Bihar is trapped. So once Bihar has to come out, it need a very, very strategic approach. Just focusing on few things and here and there patch of work will not work. जो एम्प्लॉयड लोग हैं उन पे ज्यादा कूदो मत। तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट है ना, दैट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कहां होता है? सब वो डेवलप कंट्रीज में होता है। अपन जिस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, इट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। एक वर्ड है कौन सा? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। राइट। Now we'll see the challenges of unemployment. First, I don't think कि किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे, जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा था। वी सॉ इंडियन इकोनॉमी का जो अपना 2010 तक का पीरियड था, दैट वाज वेरी बूम पीरियड। इनफैक्ट उसके बाद थोड़ा सा जीएफसी के आने के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 थोड़ा स्लो डाउन हुआ, बट दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट एज कपल्ड विद ग्लोबल इकोनॉमी, सो वी रिबाउंडेड अगेन। ठीक है, 2019 के इंडियन में आते आते हमारा जो ग्रोथ रेट था वो स्लो डाउन शुरू हो गया था। वी रीच्ड अराउंड 5% के आसपास में। बट इस प्रोपोर्शन जिस तरह से ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, उस प्रोपोर्शन में हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मोर एग्जैक्टली इस चीज को बताएगा। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उस तरह से नहीं बढ़ा। इनफैक्ट पीएलएफएस का डेटा भले ही कुछ कुछ कहता हो, ठीक है, बट एज पर द डेटा ऑफ एनएसएस ऑफ 73rd जो डेटा लीक हुआ था, जो गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया था पब्लिक, उसके हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज इन 2004-5 में it was 64% and it came down to 50% 2017-18. So there is a divergence between economic growth and labor force participation rate. your economic growth 2 4 5 6 साल ऐसे चल रहा है and your labor force rate is showing a secular decline. This was a divergence. It should not happen. ये दोनों के बीच में कोरिलेशन क्यों नहीं है? तो क्वेश्चन ये उठता है सर, इनमें कोरिलेशन क्यों नहीं? एक तरफ लंबी लंबी बातें करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डमरू लेके पीटते पड़े हो डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक तरफ ये आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मैच नहीं कर। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन दिमाग मारता है, जब यार एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था नहीं तो ये ग्रोथ आया कहां से? फिर ये ग्रोथ आया राइज इन प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस हुई थी इस पीरियड में बहुत ज्यादा। सो यू सॉ, प्लस ये ग्रोथ कहां से आया? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री फेवर्स प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बिफोर एलपीजी एरा इंपोर्ट वाज रेस्ट्रिक्टेड। सो वंस government followed license raj. So if you want to import something, you have to get first permit. Many times government didn't permit the equipment which will replace labors. So after LPG, we saw capital goods being imported in India, which are highly efficient, highly productive, and which replace the labor. So this is the phenomena which we have seen in the industry. So you will see there is secular decline in industrial sector of the labors. And second, the pump, main engine of growth in this year's were service sector. And these service sector are highly productive in nature. Productive in what sense? I'm saying productive? Total value addition divided by total workers. It is higher in service sector than industry, than primary sector like agriculture. And the growth is being propelled by this sector. So value addition is increasing, but in that proportion, because it's the factor, the coefficient is high, so worker is not needed that much. So
This is a paradox. This paradox can be explained by these 2-3 factors. So what challenge which India faced that time is still it's facing jobless growth because of the employment issues. Second, always I have shown you स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी. ये तब तक याद हो जाना चाहिए आप लोगों को. ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या क्या आता है. मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है. ये अपन ने फर्स्ट डे भी देखा है, आई थिंक उसके बाद भी देखा ये इस चीज को. थॉट इज नीट. ये वही लोग हैं जो इस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं एंड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. These are youth not in education, not in employment, not in training. तो फिर है कहां ये. इंस्टाग्राम पे. And as per one conservative data, approx 115 million youths falls in this category. Fourth challenge, as rightly pointed out by economic survey, not this is economic survey, I think it 2-3 years back economic survey, retrogression matlab usually what happens when economy progresses, a growth happens, you see a transition from primary to secondary to tertiary. But when the reverse situation took place, when you see this situation, it is called retrogression. When we just discussed in jobless growth wala example make, we had seen a capital intensive industry, capital goods enhancing the productivity and replacing the labor. So what those labor will do, they will show the phenomena of retrogression. In fact, this phenomena is not new. This phenomena has happened on mass scale in India long before. It was a British period. We saw retrogression on mass scale. This phenomena is again being seen in the present time. ठीक है. और अपन ने बात किया most of the employment in the form of self-employment, and self-employment is what? Self-exploitation. Maybe it is underemployment, disguised employment. ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी. So many of schemes which was meant to promote self-employment did not lead to translating into income growth. हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि तरुण शिशु किशोर आप जो कुछ भी लेके आ रहे हो, ठीक है, कुछ दिन में आप और कुछ लेके आ जाओगे, युवती युवा, ठीक है, अल्टीमेटली ये होना चाहिए इनकम शुड ग्रो. So we have to see what policies failure is here at this place. When self-employment schemes के थ्रू आप ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, बट एक्चुअली वो एम्प्लॉयमेंट क्या इनकम को जनरेट कर पा रहे नहीं कर पा रहा. इस बंदे का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसका सोशल क्वेश्चन है कि नहीं है. ठीक है, दिस वी हैव टू सी. ठीक है, उसके अलावा चैलेंजेस में हमने यहां देखा 5-6 कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज. हमने चूंकि लेबर लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, so many states started simplifying their labor laws. In fact, Rajasthan, when Vasundhara Raje was the CM, it was one of the first state to implement a lot of labor laws reform, and it also
When BJP came to power, BJP also started simplifying the labor laws and it coded all the labor laws in 4 code. But still, the challenges is that still labor laws in India is complex. And because of complex labor laws, what happening? You will see contractualization of employment. अब this contractualization पता है कहाँ पे किस सेक्शन में हो रहा है? That industry which used to be a highly formal industry, you will see in those industries formal laborers are coming down. पता है किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मारुति सुजुकी. ऑटोमोबाइल सेक्टर में you will see this is a highly formal industry in India. मारुति सुजुकी में आपको कोई वर्कर काम कर रहा है तो ही मारुति सुजुकी हो गया, भेल हो गया, टिस्को हो गया. If someone is working there, it means that he is in a formal job. But because of this labor laws, they are preferring contractualization. और 2018 के बजट में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट करके अरुण जेटली ने स्कीम ला दिया था. इसने भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है. बिना नोटिस दिए वर्कर को निकाला जा सकता है, कभी भी हायर कर सकता है, ओवर टाइम करने पे दे कैन मैनिपुलेटेड. सो ये कंपनी भी कह रही है तो ठीक है ना, व्हाई टू हैव डायरेक्ट वर्कर्स? तो डायरेक्ट वर्कर को कम रखो और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को ज्यादा रखो. कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में यू डोंट हैव टू डील विद वर्कर. जिनका कॉन्ट्रैक्टर है आपको सिर्फ उनसे डील करना होता है. तो कुछ दिन पहले, आई थिंक लॉन्ग बैक, 5-7 साल पहले, मानेसर हरियाणा में बहुत बड़ा इश्यू हुआ था मारुति सुजुकी के उसमें. डू यू नो आकाश? मैनेजर को मार दिया था लेबर लोगों ने मिलकर. ठीक है, तो दिस इज, तो ये एक ना फॉर्मल जो अपना फाइनल स्ट्रेटेजी था, फॉर्मलाइजेशन था ना, दैट फॉर्मलाइजेशन is very much needed in India because formalization provides 3 things: income security, job security and social security. ठीक है, complex labor laws and skills तो खैर अपने कल देख ही लिया. As per UNDP report, India skills report कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग. ना नीति आयोग नहीं करता है. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट दिखाता हूँ कौन करता है. इनिशिएटिव बाय वी बॉक्स. ठीक है, 112 पेज का है. मैं थोड़ा इसका समरी निकाल कर दे दूंगा इंडिया स्किल रिपोर्ट का. ठीक है, कुछ अच्छे टर्म्स मिलेंगे दे दूंगा. ठीक है, इंडिया एज पर इंडिया स्किल रिपोर्ट 2.5% पॉपुलेशन. यूएनडीपी इंडिया स्किल रिपोर्ट मुझे अच्छा याद पड़े, ये ज्यादा अच्छा लगता सुनने में कि इंडिया स्किल रिपोर्ट है. 2.5% पॉपुलेशन. अब 2.5% पॉपुलेशन है तो यार इनके पास चॉइस नहीं है. और गेटिंग अ पॉइंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इनके लिए मजबूरी है. बिकॉज 2 लेवल का जॉब है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक लेवल का जॉब है जो यहाँ पे है, और एक लेवल जॉब है जो यहाँ पे है. तो या तो उसका स्किल इस लेवल पे होता तो जो इस जॉब के रिक्वायरमेंट को मैच कर पाता, और ही वुड हैव बीन एलिजिबल फॉर दैट जॉब. क्योंकि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं, और एग्जिटिंग लेबर फोर्स उसके लिए ऑप्शन है नहीं, because he has to support himself or herself. So what he will do? He will go for the lower side. So this is the problem. When a skill is not there, 2 things which impacts person. One is underemployment. A second, does he have any bargaining power? No. Because if he start bargaining, he will also go kick out. Because at the skill level which you are at level, वहां पे इतना भीड़ है यार, तुम नहीं तो कोई और सही. ये टॉप पे जाके ना बार्गेनिंग आती है कि भाई मैं नहीं तो फिर तुम्हारा काम ना चलने वाला. डिपेंडेंसी, योर डिपेंडेंसी इज वेरी हाई. बट एट दिस लेवल देयर इज नो डिपेंडेंसी, देयर इज नो बार्गेनिंग. सो स्किल इज द बिग चैलेंज. एंड एट प्रॉब्लम is technology. And technology is posing problem in 2 levels. First level is that technology is replacing labors. पहले टेक्नोलॉजी ने स्टार्टिंग में, when technology started becoming efficient,
It started replacing in capital goods industry. लेबर्स को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू किया, ऑटोमेशन वगैरह आना शुरू हो गया, एंड वी हैव एंटर्ड इनटू एरा ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सो वी आर सीइंग कि टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग लेबर. और ये नाउ विद राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मीडियम स्किल लेवल था उसको भी रिप्लेस करना शुरू कर दिया. जी इज रिप्लेसिंग लेबर. ये रिप्लेसमेंट तो शुरू हुआ ही हुआ आपके लो सेगमेंट से. अब नाउ दिस इज इंटरिंग इनटू हायर सेगमेंट. और एआई बहुत सारा काम आप कर देगी आपको, तो आपको और एफिशिएंट होना पड़ेगा. दूसरा डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी. इनफैक्ट मतलब दोनों में बहुत ब्लर लाइन है. मतलब ये मान लो कि यार अब जो बंदा मैंने इसके बारे में बात किया कि जो क्वेश्चन बना रहा था, अब इसको भी एक लेवल ऊपर सोचना पड़ेगा जैसा मैं कौन सा काम करूं जो एआई अभी नहीं कर पा रहा है. बहुत सारे लोग पहले स्क्रिप्ट लिखा करते थे, स्टोरी का, नाटक का, मूवी का. दे बिकम जॉबलेस. ठीक है, तो मेनी थिंग्स अब इनको तो सो दे नीड व्हाट रीस्किलिंग. सो ये आप एक स्किल पे आकर डिपेंड नहीं हो सकते हो. कोडिंग अब तो एआई कोडिंग कर दे रहा है. आप उसको बताओ कि मुझे ये ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कोड चाहिए, कोड बना कर दे देता है. तो जो टिस्को वगैरह 15,000 20,000 में फ्रेशर्स को हायर करती थी टीसीएस, ठीक है, अब व्हाई दे विल हायर. सो दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम. ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज, एक ट्रायंगल बनाना एग्जाम में. वन ऑफ द चैलेंज व्हिच इंडिया इज फेसिंग इज स्किल गैप. skill mismatch. And skill deficit. Again, so what will be the repercussion? Implications में we will see. सबसे पहला सर, turning demographic dividend into demographic disaster. Turning demographic dividend into demographic disaster. अब डेमोग्राफिक डिविडेंड लोग इतने से बात कर रहे हैं, एक छोटी सी परिचर्चा इसके ऊपर भी कर लेते हैं. सो राइट डाउन, छोटा सा राइट अप लिखो. डेमोग्राफिक डिविडेंड is the economic growth potential. Demographic dividend is the economic growth potential resulting from the shifting population age structure. Shift in population age structure. That is share of working age population is greater than non-working age population. In other words, boost in economic productivity.
with growing number of people. Vis-a-vis dependents. ठीक है, next Which growing in number of people vis-a-vis, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ vis-a-vis dependents. Next, a country with increasing number of working population and declining fertility can reap the benefit. सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या और पूरा ऊपर से सर अ कंट्री से सेकंड पॉइंट a country with increasing number of working population, a country with increasing number of working population and declining fertility can reap the benefit. हो गया लोग? एक लाइन लिख लो यहाँ पे, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हार्डनेस करोगे, ठीक है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि फीमेल भी तो आती है डेमोग्राफिक डिविडेंड अंदर में, सो ये भी बढ़ेगा. यहाँ ब्रैकेट में एक लाइन लिखो, improving female labor force participation rate, improving FLPR is not only a moral imperative but a socio-economic necessity. ये लाइन ऐसे में जरूर चेपना, याद कर लेना ये वाला, ठीक है. अब देखो, इट्स नॉट ओनली मोरल इंपेरेटिव बट सोशियो इकोनॉमिक नेसेसिटी. जब एफएलपीआर बढ़ेगा तो एक आईएमएफ का डेटा आया था, वो कहता है कि 27% इंडिया का जीडीपी बढ़ जाएगी. ये तो सर इकोनॉमी का एस्पेक्ट हुआ, लेकिन इमेजिन सोशल इसका कंट्रीब्यूशन. जब फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? हर हेल्थ विल इंप्रूव, हर डिसीजन मेकिंग विल इंप्रूव, इट विल हैव इंप्लीकेशन. फर्स्ट टीएफआर विल कम डाउन, ठीक है. जितने भी चाइल्ड मैरिजेस हैं दैट विल कम डाउन. और क्या कम हो सकता है सर? आईएमआर, एमएमआर, इंडिया का एचडीआई विल इंप्रूव. जितने भी अपने पास चैलेंजेस है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हम जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं हर साल, दैट विल इंप्रूव बिकॉज स्टंटिंग एंड वेस्टिंग कहीं ना कहीं रिलेशन इस चीज से है
लो एज मैरिज से, क्योंकि वुमेन लड़की अभी तैयार नहीं हुई शादी के लिए, बट बिकॉज ऑफ उसको देखा जा रहा है कि नहीं इसका जल्दी हटाओ। लो एज चाइल्ड मैरिज, लो एज मैरिज के पीछे बहुत बड़ा कारण है क्या? बिकॉज उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका पार्टिसिपेशन नहीं, तो जल्दी शादी होती है तो जो बच्चा बहुत कम एज में सी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड दैट चाइल्ड सफर फ्रॉम मेनी डिसेबिलिटीज, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन स्टंटिंग इन्वेस्टिंग का इन इंडिया में, एंड दैट गेट एवरी टाइम इन रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज जीटीए स्कोर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सरकार भले ना माने, but it's a reality. So rise in FLPR is not only a moral imperative but a socio-economic necessity. ठीक है, fourth point, increase in saving rate. Massive shift towards middle class. And additional boost to, जो पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया था, additional boost to savings for retirement and other benefit, other old age benefit. So these are the benefits which demographic dividend can provide. But paradox क्या है? The demographic dividend is present. Demographic dividend is present in a state which is having ये जो स्टेट्स हैं अपने, youth bulge is being seen in these states. इनफैक्ट आसाम भी। और यहाँ पे क्या, ये जो यहाँ पे है, here you see aging population. So these states can become source for human capital, and exactly these states are source of human capital. There are so many migrations, out migration, but this out migration in the form of low skilled job or non skilled job. But अगर एक बार just if you are going to harness this demographic dividend and we equip them high level skills, so this out migration can work as a equalizer force. अब बोलो कैसे इक्वलाइजर फोर्स की तरह काम करेगा? बिकॉज जब यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पे तो जा रहा है काम करने के लिए, बिकॉज दिस स्टेट्स पर कैपिटा इनकम एंड ओवरऑल जीएसडीपी इज हाई, तो दे विल गेट सैलरी, और ये सैलरी कहाँ होगा? यहाँ पे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस it will work as equalizer force. So the interstate intra-nation inequality है, that intra-nation inequality can be solved through this problem. But challenge है this कि जो youth bulge is concentrated in less developed state. इनके लिए फैंसी वर्ड यूज होता है एस्पिरेशनल स्टेट्स. So we are not able to capitalize on that. Second point ये लिखा हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका ठीक है कि वेस्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. सेकंड पॉइंट लिखो it may rise to what happens when you will see lack of employment or low employment. So it give rise to social unrest. I think we have discussed long back when we were discussing the caste reservation issues. So why there is a growing competition among the forward classes or less middle classes?
I am more backward than you, race to the bottom. This is because jobless phenomena, jobless growth. So this is giving rise to social unrest, and this social unrest in translating into demand for reservations, protests by farmers, and because of this phenomena, demand for reservation, protest for farmers, this becomes a massive problem. So rather than government and political parties looking into the long-term solution, they resort to competitive populism. Competitive populism. And once competitive populism becomes the state policy, so we are left with less capital, less outlay for investment. In social physical infrastructure. And again, this will rise to give this issue and competitive populism. ये डायग्राम बना कर ना कभी अपन मैं इसको डिस्कस करूंगा तो इसके यहाँ 2-3 चैलेंजेस और बताऊंगा कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म के. ठीक है. थर्ड, नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. जो इंडिया में प्रॉब्लम देख रहे हो सर, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यहाँ से हो सकता है ना. जो रिसोर्सेस हैं, वेल्थ जनरेशन है, वेल्थ जनरेशन में जो स्ट्रक्चरल इशू पर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरल इशू में अगर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स शेयर इन जीडीपी, तो बहुत सारे इशू सॉल्व हो सकते हैं. तो दिस इज व्हाट नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे स्टेट इट पुट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट्स, इट पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. जो इकोनॉमी खुद से नहीं कर पा रही है, so state has to intervene. Government initiatives, इतना याद पड़े सब लिख देना, मतलब इतना नहीं लिखना, पूरा कॉपी भर देना है. तो इसमें बहुत स्कीम है एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो मेजर हैं. तो 2 तरह की गवर्नमेंट की स्कीम को तुम ऐसे यहाँ पे वो कर सकते हो. एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी 2 लेवल पे है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार योजना और जो भी है, ठीक है, वो सब लिख देना. और NULM, NRLM, ठीक है, पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, ये वो, ठीक है. और क्या कर रही है गवर्नमेंट? डेवलपमेंट ऑफ स्किल इकोसिस्टम. वर्ड नोट कर लो, आंसर पूछे ना पूछे इस वर्ड को चेप के आना है. बूस्ट टू MSME. ठीक है, फटाफट 2-3 पॉइंट है. वे फॉरवर्ड में लिख लो. वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए? फर्स्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, aligning our skill policy because there is a big gap between this skill policy, education policy, and industrial policy. तीनों पॉलिसी को सर आप मैच कराओ. एजुकेशन पॉलिसी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? लर्निंग डेफिसिट. स्किल पॉलिसी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वी हैड मेड सम टाइम. ये दोनों पॉलिसी तीनों को मिला दो तो जो ट्रायंगल अपन ने बनाया था, उस ट्रायंगल के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी.
बिकॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप ऐसे बना रहे हो उसको स्किल से मतलब है नहीं। तो बहुत सारी यहाँ पे जो मिसमैचेस है दैट वी सॉ इन दिस ट्रायंगल दैट विल सॉल्व फर्स्ट। सबसे ये वाला पॉइंट लिख के आना ही आना है, ये सब नहीं मिलेगा था तुमको किसी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में, बट दिस आर द रिकमेंडेशन गिवन बाय टॉप इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है, ये हो गया। इसको इस फॉर्म में लिखो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी रिसेंट आई है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, a new industrial policy. It should be a comprehensive package. Next, focus on the skilling. Focus on the skilling in the sector. Focus on the skilling in the sectors which has maximum potential for employment. Like big data, IoT, Internet of Things, AI, textiles, apparel, leather based goods. ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, फॉर्मलाइजेशन, financialization, and urbanization. And last point, regular and reliable data. Regular and reliable data for evidence-based. Regular and reliable data for evidence-based policy making. Regular and reliable data for evidence-based policy making.